students, I hope you are doing well and great. I am Abdullah, your chemistry instructor from tutoria.pk, and we are going to start chapter number 5 summary, physical states of matter. Dear students, physical states of matter की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि मैटर की 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. अगर हम गैसेस की बात करें तो हम कहते हैं गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ डिफ्यूजन होती है. डिफ्यूजन की अगर बात करें तो उसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि आप एक रूम में एक कोने पे परफ्यूम का स्प्रे कर दें, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वही रूम में परफ्यूम का स्प्रे पूरे रूम में स्प्रेड हो गया. यही गैस की प्रॉपर्टी डिफ्यूजन कहलाती है कि जिसमें एक गैस के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. यानी जहाँ पे आपने परफ्यूम का स्प्रे किया था वहाँ पे गैस के पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन थी ज़्यादा और बाकी रूम में कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो थी, तो गैस ने मूव किया फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. यही गैस की प्रॉपर्टी डिफ्यूजन कहलाती है. और डिफ्यूजन का मतलब डिफ्यूजन होती क्यों है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस में एक्चुअली प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है. फिर बात करते हैं इफ्यूजन की. इफ्यूजन भी गैस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं पर टायर में छोटा सा होल हो जाए तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें से एयर के पार्टिकल यानी गैस के पार्टिकल्स उसमें से बाहर आएंगे. यही एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी स्मॉल होल्स इफ्यूजन कहलाता है. इफ्यूजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल गैस की होती है, ये लिक्विड या सॉलिड की नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, एक बलून में अगर आप गैस को फिल कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद वो बलून बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यानी उसमें से छोटे छोटे पोर्स में से एयर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लग जाएगी, तो वो बलून का साइज कम हो जाएगा. इसका मतलब कि गैस पार्टिकल वहाँ से पोर्स में से बाहर आ रहे हैं, और यही एस्केपिंग इफ्यूजन कहलाती है, जो कि लिक्विड में नहीं होती. यहीं पर इसी बलून को आप लिक्विड से फिल कर दें तो वो कभी भी बाहर नहीं आएगा. फिर हम देखते हैं गैस की प्रॉपर्टी प्रेशर है. प्रेशर वो फोर्स है जो किसी यूनिट एरिया पे लगती है, इसलिए हम इसको प्रेशर कहते हैं. प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर. ये किसी भी गैस की प्रॉपर्टी है कि वो प्रेशर लगाएगी. प्रेशर लगाने का मतलब कि जहां पे मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे वहां पे वो प्रेशर लगाएंगे. क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास रैंडम मोशन होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं. तो जब मॉलिक्यूल्स मूव करके किसी कंटेनर की वॉल पे टकराते हैं तो वो वहाँ पे एक प्रेशर लगाते हैं. प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स आपको याद करने होंगे, जिसमें सबसे पहले एटमॉस्फेरिक है, और 1 atm इक्वल होता है 760 मिलीमीटर मरकरी के, यानी 760 टॉर के. और अगर हम इसको किलो पास्कल्स में देखें तो हम कह सकते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल्स. याद रखिए स्टूडेंट्स, SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज पास्कल. बात करें कंप्रेसिबिलिटी की तो हम कह सकते हैं गैसेस आर कंप्रेसिबल, यानी गैसेस को कंप्रेस करके हम उसका प्रेशर कम बढ़ा सकते हैं और वॉल्यूम उसका कम कर सकते हैं. जैसे CNG का मतलब ही होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी एक नेचुरल गैस को आपने एक कंप्रेसर के जरिए कंप्रेस कर दिया. क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो कंप्रेस करके गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम क्लोज ला सकते हैं. गैस की एक और प्रॉपर्टी मोबिलिटी है, यानी गैसेस के पास काइनेटिक एनर्जी है. इसी काइनेटिक एनर्जी से गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, और यही रैंडम मोशन की वजह से गैस पार्टिकल्स में मूवमेंट होती है. इसी मूवमेंट को हम मोबिलिटी भी कहते हैं. अगर गैस की डेंसिटी की बात करें तो गैसियस स्टेट में डेंसिटी बहुत कम होती है. क्योंकि डेंसिटी मेजर ऑफ हैवीनेस होती है, तो गैसेस का भारीपन सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है. याद रखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को कम करने से डेंसिटी एक्चुअली इंक्रीज होती है, क्योंकि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है. अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं, वॉल्यूम उसका कम होता है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ जानी चाहिए. यही वजह है कि ऑक्सीजन की डेंसिटी 20 डिग्री सी पे 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें तो यही डेंसिटी 1.4 से 1.5 मीटर क्यूब में चली जाती है. अगर हम वॉल्यूम का इफेक्ट देखें प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से, तो आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है कि प्रेशर को अगर हम कम करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो जाता है,
प्रेशर को अगर हम बढ़ाएं तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ये काम आपने करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए गैस का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो एक्सपैंड होंगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। ये काम आपने करना है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं गैस लॉज की। गैस लॉज एक्चुअली 4 वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप बताते हैं। वो 4 वेरिएबल हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखते हैं, तो बाकी 2 वेरिएबल जिसमें नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं। यानी 2 वेरिएबल को अगर आप आपस में रिलेशनशिप देखते हैं तो बाकी 2 वेरिएबल्स को आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। यही गैस लॉज में हम डिफाइन करते हैं। गैस लॉज की बात करें तो आपके सिलेबस में 2 मेजर गैस लॉज हैं, जिसमें पहला लॉ बॉयज लॉ है और दूसरा चार्ल्स लॉ है। बॉयज लॉ की अगर बात करें तो बॉयज लॉ प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताता है। यानी प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर को अगर कम करें तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। यही बॉयल्स लॉ होता है जो कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप का बताता है। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां भी आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताता है। यानी टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे और वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली कम होती है। ये काम आपने करना है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में अगर हम डेंसिटी की बात करें तो गैसेस से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी गैसेस से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्लोज होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स वाइडली स्प्रेड होते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़े से क्लोज होते हैं। हाँ, उनमें भी थोड़ी सी एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती हैं। लिक्विड की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन सिंपली एक किसी भी लिक्विड का किसी भी टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना होता है, और ऐसा तमाम टेम्परेचर पे हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे रूम में पानी आज गिर चुका है तो आप 5-6 दिन बाद आएंगे और आप देखेंगे कि वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमने उसको हीट तो नहीं किया, वाटर खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया। यानी किसी खास टेम्परेचर पे, यानी तमाम टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो रही होती है, और यही वजह है समंदरों से, ओशन से, लेक से वाटर खुद ब खुद इवेपोरेट हो रहा होता है एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन की अगर बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी के साथ। मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी इवेपोरेशन की स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। याद रखिए स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, यानी जब भी कहीं पर इवेपोरेशन होगी तो वहां पे ठंडक महसूस होगी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जब किसी भी सरफेस को छोड़ जाते हैं तो पीछे बचे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कम। अब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा। जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ऑब्वियसली आपको कूलिंग फील होती है। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर में याद रखिए कि कोई भी लिक्विड जब उसके मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं, अगर हम उसको एक क्लोज सिस्टम में ले आएँ तो यही इवेपोरेशन वाले मॉलिक्यूल्स जाके टकराएंगे सरफेस पे, यानी टॉप ऑफ द सरफेस, यानी लिड पे जाके टकराएंगे। जब यही मॉलिक्यूल्स लिड पे जाके टकराएंगे तो वहां पे अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। जब एनर्जी लूज होगी तो ये दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी चीज को हम कंडेंसेशन कहते हैं, जो कि इवेपोरेशन का रिवर्स होता है। यानी इवेपोरेशन में तो लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में, लेकिन कंडेंसेशन में गैस दोबारा वेपर्स यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज को हम कहते हैं कंडेंसेशन। यानी इवेपोरेशन में तो लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में, लेकिन कंडेंसेशन में
कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर कम होने की वजह से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक कंटेनर के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि जितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं उतने ही कंडेंस बैक हो रहे होते हैं। तो इवेपोरेशन में और कंडेंसेशन में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसी इक्विलिब्रियम पे जो भी प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है वही लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। याद रखिए स्टूडेंट्स कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस को ड्रॉप करके ऊपर चले जाएंगे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर सी लेवल पर 1 atm हो तो हम कहते हैं वाटर 100 डिग्री सी पे बॉयल होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को चेंज किया जा सकता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी से बढ़ जाता है प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर आपने एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm की बजाय 2 atm कर दिया होता है। इसी तरह माउंट एवरेस्ट यानी ऊंचाई पे बैरूनी प्रेशर कम होता है तो वाटर को 70 डिग्री सी पे भी बॉयल किया जा सकता है। सो आपने की पॉइंट ध्यान में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाता है और एक्सटर्नल प्रेशर कम करने से कम हो जाता है। डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम किसी भी लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं वेपर्स फॉर्म में और उन्हीं वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा करने से कोई भी लिक्विड आपका प्योरीफाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बीकर में सॉल्ट वाटर है। उस सॉल्ट वाटर को आप हीट करें तो वो हीट करके वाटर इवेपोरेट होगा, सॉल्ट अपनी जगह पर ही रहेगा। तो वाटर को आप इवेपोरेट कर लें और इसको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो सॉलिड से वो अलग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने लिक्विड को सॉलिड से अलग कर सकते हैं यानी प्योरीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की। सॉलिड स्टेट की बात ध्यान में रखें कि इनमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है यानी फ्रीली रैंडम मोशन नहीं होती, और टेम्परेचर बढ़ाने से यही मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होती है और एक खास टेम्परेचर आता है जिस पे मॉलिक्यूल्स अपने स्पेस को यानी अपनी जगह को और अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं। ऐसे टेम्परेचर को जिस पे मॉलिक्यूल्स अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ दें, यही टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट का रिवर्स होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स दोबारा आपस में ज्वाइन हो जाते हैं कि जिनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाती हैं और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम सब्लिमेशन की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करें तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जिसमें बेंजोइक एसिड, आयोडीन, नेफ्थलीन कि जिनको आप हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, वहां पे डायरेक्टली गैस निकलने लग जाएगी, यानी सॉलिड को हीट किया तो वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। यही प्रोसेस आपका सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड्स की याद रखिए स्टूडेंट्स, दो मेजर टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ऐसे सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स की 3 डायमेंशन में ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलेंगे, और ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स की 3 डायमेंशनल यानी ऑर्डरली अरेंजमेंट ना हो उन्हीं को हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जाम्पल में सिंपल NaCl आ जाता है और इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें कि जिसकी एग्जांपल में ग्लास या प्लास्टिक आता है, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते बल्कि ब्रॉड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें, एक ऐसा एलिमेंट जिनकी डिफरेंट फॉर्म्स होंगी सेम फिजिकल स्टेट में, यही एलिमेंट्स आपस में एलोट्रोप्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन की अगर हम एलोट्रोपिक फॉर्म देखें तो कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीपॉज। इन तीनों फॉर्म्स में कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट है, इसी वजह से हम कहेंगे कि यही एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है।
इसी तरह फास्फोरस की दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती हैं, P4 फास्फोरस वाइट एंड P4 फास्फोरस रेड। व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में मॉलिक्यूल्स की आपस में लिंकेज का फर्क है। व्हाइट फास्फोरस किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक नहीं हुआ होता, लेकिन रेड फास्फोरस आपस में लिंक हुए होते हैं। इसी तरह सल्फर की दो एलोट्रोपिक फॉर्म है, एक फॉर्म कहलाती है मोनोक्लिनिक सल्फर और दूसरी फॉर्म रोम्बिक सल्फर। आइए स्टूडेंट्स, अब हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को। सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं लिक्विड एंड गैस के मुकाबले में। गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा कम होंगी। सॉलिड्स की डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स में डेफिनेट शेप तो नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है। और अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस के मॉलिक्यूल वाइडली स्प्रेड होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े से क्लोज्ड होते हैं। और अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो उनमें मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, अपनी पोजीशन में फिक्स्ड होते हैं। सॉलिड्स में इसी वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड्स में थोड़ी बहुत रैंडम मोशन होती है और गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनमें रैंडम मोशन सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी की अगर बात करें, सॉलिड्स की डेंसिटी यानी भारीपन गैसेस और लिक्विड्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होता है। गैसेस को याद रखें, कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड्स और सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समरी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk।